न्यूज 18 प्राइम का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं कि करके 2 दिन पहले दिल्ली में पारा 50 डिग्री के पार हुआ तो हाहाकार मच गया था। अब तो नागपुर में भी तापमान 56 डिग्री तक पहुंच गया है। पूरे भारत में हीट वेव से अब तक 150 से ज्यादा मौत होने की खबर है। यूपी के मिर्जापुर में चुनाव ड्यूटी पर गए 6 जवानों की हीट स्ट्रोक से मौत हो गई। डॉक्टर्स का कहना है कि तापमान 50 डिग्री से ऊपर हो तो हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ सकता है और इसीलिए जरूरी है कि आप इस चिलचिलाती गर्मी में अपना ख्याल रखें। देखते हैं रिपोर्ट। दो दिन पहले 52 डिग्री पर दिल्ली उबल रही थी। पूरे देश में चर्चा थी कि दिल्ली आग की भट्टी बन चुकी है। लेकिन अब 56 डिग्री की गर्मी के साथ नागपुर ने दिल्ली, जैसलमेर को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली से बाड़मेर तक, हिमाचल से नागपुर तक शहर के शहर गर्मी के 3rd डिग्री टॉर्चर रूम बन चुके हैं। मौसम विभाग ने भी 24 घंटे भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बार गर्मी सिर्फ झुलसा नहीं रही बल्कि जान की दुश्मन बन चुकी है। बिहार में गर्मी ने पिछले 54 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। यूपी के कई शहरों में आसमान से अंगारे बरस रहे हैं। कई जिलों में तापमान 48 डिग्री के पार पहुंच चुका है। हीट स्ट्रोक की वजह से कई राज्यों में लोगों की मौत हो रही है। 7 राज्यों में 30 मई तक हीट वेव की वजह से 80 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में हीट वेव से एक व्यक्ति की मौत हुई तो बिहार में 44 लोगों की जान चली गई। झारखंड में 15, ओडिशा के राउरकेला में 6 घंटे के दौरान 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। अभी हमने दैट इज बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लिए भी हीट वेव टू सीवियर हीट वेव 2 दिनों के लिए दे रखा है और उसके बाद डे 3 में वहां हीट वेव है और साथ में इसके साथ वार्म नाइट है। वार्म नाइट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही है। वार्म नाइट का मीनिंग क्या है कि दिन के टेम्परेचर भी ज्यादा है और रात के टेम्परेचर भी ज्यादा रहते हैं, इसलिए वहां भी हमारा 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम का पारा इतना गर्म है कि शहरों में लगे एयर कंडीशनर भी इसके आगे फेल हो रहे हैं। नोएडा, रोपर, गाजियाबाद में एसी फटने की डरावनी घटना हुई। अब मेरठ से भी ऐसी तस्वीर सामने आई है। यहां लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज के सेंट्रलाइज एसी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट की वजह से पूरे अस्पताल में आग लग गई। धमाके से एयर कंडीशनर फट गया। वक्त रहते मरीजों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया। इंसान 50 डिग्री का ताप नहीं झेल पा रहा है। हालत यह है कि मशीनें भी अब गर्मी के सामने पानी मांगने लगी हैं। मेवात में पारा 45 डिग्री पहुंचा और वहां के ट्रांसफार्मर ने जवाब दे दिया। अब बर्फ की सिल्ली और कूलर का इंतजाम कर ट्रांसफार्मर को ठंडा किया जा रहा है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों के लिए रेड जोन बनाया गया है। यहाँ बाथ टब लगाए गए हैं जिसमें बर्फ भरी गई है और मरीजों को जल्द राहत के लिए इसमें रखा जाता है। राजस्थान के ज्यादातर शहर भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। जयपुर में 44 डिग्री की झुलसती गर्मी से लोगों को राहत के लिए प्रशासन ने मिस्ट कैनन का सहारा लिया है, जिससे सड़क पर चलने वाले लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिल रही है। इसी तरह ओडिशा के झारसुर गुड़ा में भी धधकते मौसम से बचने के लिए ट्रकों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। गर्मी की वजह से उधमपुर और जम्मू जिले के बीच दरसू वन क्षेत्र में लगी आग 5 से 6 किलोमीटर में फैल गई। अब इससे रिहायशी इलाकों को भी खतरा बढ़ा है। तो वहीं भीषण गर्मी में दिल्ली के कई इलाकों में लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं और हालात इतने बुरे हैं कि टैंकर में इलाके के घुसते ही पानी की लूट मची जा रही है। पाइप और बर्तन से जिसको जितना पानी मिल रहा है वो लेकर भाग रहा है, जबकि इलाके की बड़ी आबादी अपनी प्यास बुझाने को तरस रही है। पानी को लेकर इस वक्त का अपडेट क्या है, इस रिपोर्ट में देखते हैं।
दूसरे देश की राजधानियों में 24 घंटे पानी मिलता है, पूरे प्रेशर पे मिलता है, किसी टंकी की ज़रूरत नहीं होती, कोई पंप नहीं लगाना पड़ता। ऐसे ही अब दिल्ली में करके दिखाएंगे। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, उसमें अब लाइट भी कटने लगा है। सीवर का पानी का सप्लाई कर रहे हैं। उत्तर भारत के कई इलाकों में भीषण गर्मी जानलेवा हो रही है, तो दिल्ली वाले गर्मी का डबल अटैक झेलने को मजबूर हैं। एक तरफ चिलचिलाती गर्मी तो दूसरी तरफ पानी की भारी किल्लत। हालात इतने बुरे हैं कि कई इलाकों में टैंकर से पानी भेजा जाता है, लेकिन टैंकर के आते ही लोग उस पर धावा बोल देते हैं। वहीं इस मामले पर सियासत भी अब तेज हो गई है। दिल्ली में जल संकट के मुद्दे पर बीजेपी ने सड़क पर प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार ने टैंकर माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए दिल्ली में जल संकट को जानबूझकर पैदा किया है। अरविंद केजरीवाल के द्वारा बनाया गया संकट है, पैसे कमाने की लालच में संकट बना। 53% पानी बर्बाद हो जाता है। हरियाणा में दावों के साथ कह सकता हूँ 1049 क्यूसेक पानी रोज दे रहा है, लगातार दे रहा है। आतिशी मार लेना झूठ बोलती हैं। सुप्रीम कोर्ट की धमकी दे रही है। कोर्ट ने तो खुद इनको लताड़ा 2021 में कि तुम्हें पानी पूरा मिल रहा है, तुम्हारा कुप्रबंधन है, तुम पानी संभाल नहीं पाते हो। सिर्फ इनके सारे विधायक पानी माफिया के साथ मिलकर पानी बेचते हैं, पैसे कमाते हैं, जिसका शेयर ऊपर से नीचे तक जाता है। वो जल बोर्ड जो 600 करोड़ के मुनाफे में था 2013 में, आज 73,000 करोड़ के घाटे में है। जवाबदेही बनती है केजरीवाल सरकार। ये वो सरकार है जो हमेशा वचन देती थी मुफ्त पानी के, आज दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही है। वहीं दिल्ली सरकार ने दिल्ली में जल संकट के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर हरियाणा और यूपी से ज्यादा पानी की मांग की। तो वहीं दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने पानी संकट दूर करने के लिए केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को चिट्ठी लिखी। और इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। पानी की सप्लाई रोक देंगे, अगर आप यमुना में पानी नहीं छोड़ेंगे, अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में रॉ वाटर नहीं आएगा, तो सरकार डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बना के क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूशन तो तब होगा जब वाटर का प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन तब होगा जब हरियाणा से पानी आएगा। अगर हरियाणा पानी रोक के बैठ जाती है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा दिल्ली के लोगों में पानी? दिल्ली में लगभग हर गर्मी में पानी की किल्लत होती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या दिल्ली वाले हमेशा ऐसी किल्लत झेलने के लिए मजबूर रहेंगे? सवाल इसीलिए भी क्योंकि दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद से सीएम केजरीवाल दिल्ली के जल संकट को दूर करने का दावा करते रहे हैं, लेकिन साल दर साल हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते चले जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अभी 1 साल पहले भी ऐसा ही दावा किया था, जिससे उम्मीद बढ़ी थी कि अब पानी संकट खत्म हो जाएगा। एक तरह से दिल्ली एक झीलों का शहर बनेगा एक तरफ, और दूसरी तरफ पूरे दिल्ली की वाटर टेबल जगह जगह राइज करेगी, और उस वाटर टेबल को, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करके, इस पानी को रिसाइकिल करके हम दिल्ली की पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या को ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो वहीं झीलों का शहर बनाने की तैयारी है, लेकिन इंतजार कब तक करना होगा ये पता नहीं। और तब तक की सच्चाई बयां करने के लिए तो बस ये तस्वीरें ही काफी हैं। और चलिए अब बात करते हैं सियासत की, क्योंकि 4 जून का काउंटडाउन और 400 पार के नारे का रुझान, और वो सीमा पार यानी कि पीओके में भी दिखने लगा है। अब पाकिस्तान सरकार भी ये कबूल रही है कि पीओके उनका हिस्सा नहीं है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर बात कंगाल पाकिस्तान की करें तो पीओके छीनने के डर से एक बार फिर एटम बम की गीदड़ भभकी पाकिस्तान की तरफ से सामने आई है। आइए रिपोर्ट देखते हैं। तो कहते हैं समझ के चलो पाकिस्तान के पास एटम बम है। जो पाकिस्तान के बम 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 की बातें करते हैं ना, आज तो पाकिस्तान का हालात ये है कि इन बम को संभालना कहां, वो भी उसके बस का रोग नहीं है। एक ऐसा मुल्क जहां कर्ज के पैसों से लोग आज जिंदा हैं,
वो पाकिस्तान है जहां आटे से लेकर पानी हर कुछ कटोरा फैलाने के बाद ही पाकिस्तान की झोली तक पहुंचता है। पेट में खाने को दाने नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को परमाणु बम की गीदड़ भभकी दी है। पाकिस्तान के परमाणु बम की देखरेख करने वाली नेशनल कमांड अथॉरिटी के खालिद अहमद किदवई ने कहा है कि पाकिस्तान के परमाणु बम को लेकर कोई नो फर्स्ट यूज की नीति नहीं है। किदवई ने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु बम पूरी तरह से तैयार है। एक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, नसर उसे बोलते हैं, वो जो है वो लॉन्च किया हुआ है, हमारे पास है। उसमें यह है कि इट्स शॉर्ट रेंज 60-70 किलोमीटर तक दूर जाता है। पाकिस्तान में अचानक ही परमाणु बम का टेप क्यों बजने लगा है? उसके पीछे की वजह है पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की गर्जना, जिसके बाद सरहद पार खलबली मची है। उसका एटम बम फेंकने के लिए है तो हमारे पास हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए नहीं है। हम भी छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं और कहीं भी होगा। दरअसल पाकिस्तान इस बात को जानता है कि वो भारत से युद्ध में टक्कर नहीं ले सकता है। चीन उसकी कितनी भी मदद कर दे, लेकिन पारंपरिक युद्ध में उसकी बर्बादी तय है। पाकिस्तान के पीएम भी इस बात को दुनिया के सामने मान चुके हैं कि वो दोबारा भारत से युद्ध करने की गलती नहीं कर सकता है। हाल ही में भारत में मांग उठी है कि नो फर्स्ट यूज की नीति को बदला जाए, लेकिन अभी कोई फैसला हुआ नहीं है। भारत में चल रही इस बहस से पाकिस्तानी सैन्य नेतृत्व घबराया हुआ है, इसलिए पाकिस्तानी नेता एक बार फिर एटम बम की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान कहता है जी कि हम तो फर्स्ट यूज करेंगे, ठीक है जी, हम तो यूज करेंगे। उसकी वजह यह है कि वी कैन नॉट कम्पीट विद इंडिया इन कन्वेंशनल कैपेबिलिटी। सो इसीलिए पाकिस्तान हर रोज अपनी न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड जो है उसको नीचे करता रहता है। और अगर आप इंडिया का स्टैंड देखें, अब इंडिया भी अपनी पोजीशन बदल रहा है, ठीक है जी। इंडिया भी ये कह रहा है कि हम नो फर्स्ट यूज पे नहीं खड़े हुए। अब पाकिस्तान के अंदर ये बौखलाहट इसलिए है क्योंकि 4 जून की तारीख नजदीक आ रही है और भारत की तरफ से बीजेपी के कई नेताओं ने ऐलान कर दिया है कि 400 पार आते ही पीओके को भारत में मिलाने का एक्शन शुरू हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के हाथ पांव फूल रहे हैं और अब तक पाकिस्तान के अंदर वहां सरकारी अफसरों ने भी कबूल कर लिया है कि पीओके अब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं। आज एएजी साहब ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कोर्ट में की। उन्होंने कहा कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है, तो ये आई थिंक एक अच्छा इंप्रेशन नहीं है जो रियासत दे रही है कि कश्मीर हमसे अलग है या कश्मीर हमसे नहीं है। ये अच्छी बात नहीं थी, मुनासिब बात नहीं थी करनी थी। पाकिस्तान आर्मी चीफ, पाकिस्तानी पीएम या कोई भी पाकिस्तानी अफसर एटम बम का टेप बजा ले, लेकिन पाकिस्तान की असलियत दुनिया जानती है। वहां की आवाम भी कहती है कि पाकिस्तान के पास खाने को दाने नहीं है, तो वो एटम बम को लेकर क्या करेंगे? इधर अंबानी परिवार में शादी का समारोह शुरू होने जा रहा है और मुकेश अंबानी और नीता अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी 12 जुलाई को होगी। तो मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में अनंत और राधिका भारतीय परंपराओं के साथ शादी के बंधन में बंधेंगे। वो 12 जुलाई की तारीख होगी जब अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट एक दूसरे के साथ शादी के पवित्र बंधन में बंधेंगे। शादी का समारोह भव्य तो होगा ही, पूरे आयोजन में हिंदू वैदिक रीति रिवाज और भारतीय परंपरा की झलक हर मौके पर नजर आएगी। अनंत और राधिका की शादी का सेव द डेट निमंत्रण पत्र मेहमानों तक पहुंचने लगा है। शादी के तमाम समारोह मुंबई में होंगे। जियो वर्ल्ड सेंटर में 3 दिनों का भव्य समारोह होगा।
12 जुलाई को अनंत और राधिका का शुभ विवाह होगा। इस समारोह में मेहमानों के लिए ड्रेस कोड होगा, भारत की पारंपरिक ड्रेस। 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद का कार्यक्रम होगा। इसमें मेहमानों के लिए ड्रेस कोड भारत की पारंपरिक ड्रेस होगा। और 14 जुलाई को मंगल उत्सव कार्यक्रम होगा, जिसमें भारतीय चिक ड्रेस कोड के तौर पर रखा गया है। शादी का वेन्यू सामने आने के बाद उन तमाम अफवाहों पर ब्रेक लग गया, जिसमें कयास लगाए जा रहे थे कि अंबानी परिवार की यह शादी देश से बाहर किसी खास लोकेशन पर होगी। लेकिन अब यह साफ हो गया है कि शादी से जुड़े तमाम समारोह आमची मुंबई में ही होगा। मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में होने वाले इस भव्य शादी समारोह की तमाम तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और अब लोग उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं जब वो सदियों पुरानी परंपराओं को इस शादी समारोह में पूरा होते देखेंगे। यह आयोजन इतना भव्य होगा जो पारंपरिक शादियों का चलन स्थापित करेगा। पारंपरिक वैदिक हिंदू रीति रिवाज से होने वाले इस शादी को पूरी दुनिया देखेगी। पूरी दुनिया से आने वाले दिग्गज मेहमान हिंदू मानकों से होने वाले इस शादी समारोह के गवाह बनेंगे। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने परिवार के साथ सोमनाथ महादेव में पूजा अर्चना की है। अमित शाह ने भगवान सोमनाथ को जलाभिषेक भी किया और इस दौरान सोमनाथ ट्रस्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित भी किया। उसी दौरान की ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये देख सकते हैं आप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने परिवार के साथ सोमनाथ महादेव में पूजा अर्चना करते हुए आशीर्वाद दिया और जलाभिषेक भी किया। तो परिवार के साथ केंद्रीय गृह मंत्री यहां पर पहुंचे थे और उन्होंने भगवान के दर्शन किए, पूजा अर्चना की है। खास पद्धति से विशेष पूजा अर्चना करके देश में खुशहाली की कामना भी की। और ये जो तस्वीरें अपने परिवार के साथ गृह मंत्री की आई हैं सामने, पूजा अर्चना करते हुए, मंदिर में दर्शन करते हुए, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले भगवान सोमनाथ का जलाभिषेक किया और उन्होंने दर्शन किए। इसके बाद विशेष पूजा अर्चना की गई। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ 18 प्राइम के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।